आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल अनंत ज्ञान बाई सज्जन में हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज हम आपको क्लास 5 चैप्टर 5 जहां चाहे वहां राह है उसके विषय में वर्णन और व्याख्या भी करूंगी इस पाठ की। अब तो पाठ शुरू करते हैं। जहां चाह वहां राह। यह कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसके हाथ काम नहीं करते थे। वह अपंग थी, लेकिन उस लड़की ने हिम्मत नहीं हारी और थोड़ी बहुत पढ़ाई करके एक ऐसे हुनर में कामयाबी हासिल की जो आगे चलकर उसके लिए मेहनत ही नहीं, मेहन उसके लिए कामयाबी का जुनून बन गया। तो कहानी शुरू करते हैं। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टांकों से पिरोई हुई बेल थी। यह किसी कपड़े के ऊपर जो चित्रकारी की गई है, कसीदाकारी, उसका वर्णन है। पल्लू पर भरवा टांके अपने कमाल दिखा रहे थे। सुनहले रुपेले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। इला सचानी कौन थी? वह लड़की जो हाथों से अपंग थी, उसका नाम इला सचानी था। उसी लड़की ने मलमल के कपड़े पर बेल बूटे सजाए थे और कसीदाकारी की थी। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने, कि उसने हिम्मत नहीं हारी और कढ़ाई के नमूने शुरू कर दिए। 26 साल की इला गुजरात के सूरत जिले में रहती है। इला कितने साल की है? 26 साल की, और गुजरात के सूरत जिले में रहती है। उसका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता था। वह उसका बचपन कहाँ बीता था? राजकोट गांव के, अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते और कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते और कुछ गिट्टे खेलते। कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते। पिट्ठू मतलब जिसे हम सितोलिया कहते हैं ना, उसे। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते, मतलब ऊंचे ऊंचे झूलते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते। कच्चे नीम की नींबोरी सावन जल्दी आइयो रे। इन पंक्तियों में वर्णन किया है कि जब वह अपने नाना के घर थी बचपन में, तब वहां सांझ शाम होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। तो कुछ मिट्टी से खेलते, तो कुछ पत्तों से खेलते और कुछ गट्टे वगैरह या फिर टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते। और जब इन खेलों से उनका मन भर जाता तो पेड़ों की डालियों पर झूलकर ऊंची ऊंची आवाज में एक साथ गाते कि कच्चे नीम की निमोरी सावन जल्दी आइए। ईला गाने में तो उनका साथ देती, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। ईला गाने में उसका साथ देती, पर उनके साथ वह झूल नहीं पाती, क्योंकि उसके हाथ उठते ही नहीं थे। रस्सी पकड़ने को अगर हाथ बढ़ाती, लेकिन हाथ तो उसके उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती और मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते थे कि ईला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। जब उसके हाथ उठते नहीं थे झूला झूलने के लिए, तब वह चुपचाप एक किनारे बैठकर सोचने लग जाती कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाती। और वहां जो थे बच्चे जो खेलने आते थे, वह भी सोचते कि किसी न किसी तरह तो ईला को कोई खेल खिलाया जाए। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती। साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती, क्योंकि हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे मारेगी। वह बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों ने तो जैसा उसका साथ न देने की ठान रखी हो। इला ने अपने हाथों को इस जिद को एक चुनौती माना, कि जब उसे पता लग गया कि मेरे हाथ काम नहीं कर सकते, तो उसने ठान लिया था कि कुछ भी हो, लेकिन मैं ऐसा कुछ करूंगी जिससे कि मुझे हाथों की कमी महसूस ना हो। और इस बात को उसने एक चुनौती समझ लिया। उसने वह जब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं, तब उसने सोचा कि मैं, मेरे पैर तो सही सलामत है और मैं उन पैरों से वह सब करना सीखूंगी जो मैं हाथों से नहीं कर सकती।
दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। मतलब वह अपने हाथों से जो काम नहीं कर सकती थी वह सब वह पैरों से करने लगी, जैसे दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श पर झाड़ू निकालना, कपड़े धोना, सब्जियां काटना और यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी उसने पैरों से सीख लिया। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई क्योंकि उसके हाथ नहीं थे। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, तो कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। लेकिन किसी तरह उसे स्कूल में दाखिला मिल गया। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की और वह 10वीं की कक्षा परीक्षा पास नहीं कर पाई कि उसने किसी भी तरह हिम्मत करके स्कूल में दाखिला ले लिया और वहां तक किसी काम को तो वह फुर्ती से कर लेती, लेकिन किसी काम में वह धीरे धीरे कर पाती। लेकिन ऐसा करके वह 10वीं तक की कक्षा पढ़ पाई, लेकिन 10वीं की परीक्षा नहीं दे पाई। ईला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है, कि उसे इस बात का पता नहीं था कि उसके परीक्षा के लिए अतिरिक्त समय भी मिल सकता है क्योंकि वह अपंग है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। मतलब ईला को उस वक्त ऐसा पता नहीं था कि वह उसे अधिक समय भी मिल सकता है तैयारी के लिए, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी ईला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा होता। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। जब उसे पता लगा कि मैं परीक्षा नहीं दे पाऊंगी, लेकिन जब उसे बाद में पता लगता है कि अगर उसकी जगह कोई व्यक्ति, उसकी ऐसी व्यवस्था हो सकती थी कि उसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति लिख सकता था, लेकिन ये सब बातें उसे बाद में आगे जाकर पता चली, तो इस बात का उसे बहुत दुख हुआ। लेकिन उसने ठान लिया कि यही सब कुछ खत्म नहीं हो जाता, मैं आगे भी कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। उसकी माँ और दादी कसीदाकारी करती थी। मतलब उसकी माँ और दादी जो कसीदाकारी का काम करती थी, उनके कसीदाकारी का व्यापार था। तब उसने सोच लिया कि वह भी कुछ ऐसा ही करेगी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकेरते हुए देखती। न जाने कब उसने कसीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठों का सहारा लिया। जब उसने अपनी दादी और माँ को कसीदाकारी करते हुए देखा तो उसने सोच लिया कि कैसे भी हो मुझे ये सब सीखना है, और हाथों की जगह उसने पैरों का काम लिया और पैर के अंगूठों में उस सुई को थामने की कोशिश की। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था, पर कहते हैं, है ना, जहां चाहे वहां राह। कि वह बता रही हैं कि दोनों अंगूठों के बीच में सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि ये तो बहुत मुश्किल काम होता है। जो काम हम हाथों से करते हैं वह पैरों से कैसे कर सकते हैं। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और कैसे भी करके दिन रात वह लगी रही, मेहनत करती रही और आखिरकार उसने दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर रेशम पिरोना सीख लिया। और जब उसकी जहां चाह वहां रहा, मतलब उसकी हिम्मत इतनी थी कि जिसके आगे उसकी परेशानियां कमजोर पड़ गई और उसकी हिम्मत ने जवाब नहीं दिया और मेहनत से और लगन से वह पूरी तरह जुटी रही, तो उसने वह सब सीख लिया जो उसकी दादी और माँ करती थी। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। मतलब उसकी जो हिम्मत और विश्वास और उसका धैर्य था, उसने वो सब करना उसे सिखा दिया जो वह करना चाहती थी, और इसके आगे भगवान भी कुछ नहीं कर सकते थे। 15-16 साल की होते होते इला काठियावाड़ी कसीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टांके कौन से लगे, यह सब वह समझ गई थी। कि जब वह 15-16 साल की हो गई तो इला वो जो काठियावाड़ी कसीदाकारी होती है उसमें वो माहिर हो चुकी थी, एकदम परफेक्ट हो चुकी थी। और उसे पता चलने लग गया था कि किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं और कौन से रंगों से नमूने बनाए जाएं जिससे वह सुंदर लगे और खिल उठे, और टांके किस तरह लगाए जाएं, यह सब वह सीख गई थी और समझ गई थी। एक समय ऐसा भी आया कि अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगने लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की भी झलक मिलती थी। ईला ने काठियावाड़ी टांकों के साथ साथ और भी कई टांके इस्तेमाल किए थे। मतलब जब वह परफेक्ट हो गई थी तो उसकी जो कढ़ाई किए हुए वस्त्र थे उनकी प्रदर्शनी लगने लग गई,
और प्रदर्शनी लगने के साथ साथ इनमें उसके बहुत ज्यादा सुधार हुआ और उसने बहुत सारी जगहों की कढ़ाई करना सीख लिया था। काठियावाड़ के साथ साथ वह लखनऊ और बंगाल की कढ़ाई भी करना सीख गई थी और उसके जो परिधान थे, जो कपड़े थे, उन सब में उसकी झलक मिलती थी। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया गया था, डांडियों को कांथा से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। जो उसके जो परिधान थे उनमें जो नए नए तरीके से जो परिवर्तन किए गए थे और नई नई तरीके से जो सजाए गए थे, जो कसीदाकारी की गई थी, वह सभी को बहुत पसंद आई। इला के पांव अब रुकते नहीं हैं, आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रुपेली बूटियां उकेरते थकती नहीं है। मतलब अब ये जब जो इतना सब कुछ हो गया था और उसकी डिजाइनें सबको पसंद आने लगी थी, तो अब वह निराश और हताश नहीं थी। अब वह ऊंची उड़ान उड़ने लगी थी कि वह उसके मन में हो गया था कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, कुछ पा सकती हूँ, अपने सपनों को पूरा कर सकती हूँ। और यही सोचकर उसकी आंखों में चमक आ गई और होठों पे मुस्कान तैरने लगी और अंदर बहुत ही सारा विश्वास लेकर वह दूसरे कपड़ों पर सुनहली बूटियां उकेरने लग गई। अब क्वेश्चन आंसर। जहां चाहे वहां रहा। ईला या ईला जैसी कोई लड़की यदि तुम्हारी कक्षा में दाखिला लेती है तो तुम्हारे मन में कौन कौन से प्रश्न उठते हैं? ईला या ईला जैसी कोई लड़की यदि हमारी कक्षा में शामिल होती है या दाखिला लेती है तो हमारे मन में ये प्रश्न उठेंगे कि किस तरह वह अपना काम कर पाएगी और कितनी मेहनत और कठिनाई से वो सब ये सब कर पाती है, या फिर उसने कितनी मेहनत और कठिनाई से ये सब कुछ सीखा होगा। यदि उसे कोई परेशानी होगी तो हम उसकी हेल्प जरूर करेंगे। इस लेख को पढ़ने के बाद क्या तुम्हारी सोच में कुछ बदलाव आए? हाँ, इस लेख को पढ़ने के बाद हमारी सोच में ये बदलाव आएगा कि हमें किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई अगर भगवान किसी को एक कमी देता है तो दूसरी होशियारी उसे जरूर देता है, चतुराई जरूर देता है। इसलिए हमें ऐसे अपंग और अपाहिज लोगों की मदद भी करनी चाहिए और उन्हें हौसला देना चाहिए, उन्हें आगे के लिए प्रलोभन देना चाहिए, या फिर उन्हें आगे के लिए हमें प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो लोग अपने जीवन में कुछ ना कुछ नया कर सके। मैं भी कुछ कर सकती हूँ। यदि इला तुम्हारे विद्यालय में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी? यदि इला हमारे विद्यालय में आएगी तो उसे वह एक तो ऐसे खेल नहीं खेल सकेगी जिस खेलों में हाथों का प्रयोग हो, और दूसरी वह लिख नहीं सकेगी, उसने लिखने में परेशानी होगी तो उसने हम लोग सहायता करेंगे। और भी बहुत सारे, वो खाना कैसे खा पाएगी, बहुत सारी परेशानी आएंगी। उससे यह परेशानी न हो इसके लिए अपने विद्यालय में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकती हो? उसे यह परेशानी न हो इसके लिए हम विद्यालय में यह बदलाव सुझा सकते हैं, जैसे उसे लिखने के लिए किसी हेल्पर की व्यवस्था दे सकते हैं, या फिर जैसे खाना खाने के लिए, या फिर उसे बैठने के लिए बहुत सारी जगह दे सकते हैं। आगे का प्रश्न, प्यारी इला, इला को चिट्ठी लिखकर बताओ। चिट्ठी की रूपरेखा नीचे दी गई है, ये सब तुम स्वयं कर लेना। सवाल हमारे जवाब तुम्हारे। इला को लेकर स्कूल वाले चिंतित क्यों थे? क्या उनका चिंता करना सही था या नहीं? अपने उत्तर का कारण लिखो। इला को लेकर स्कूल वाले चिंतित इसलिए थे कि ऐसे अपाहिज बच्चों का हमने स्कूल में दाखिला ले लिया नॉर्मल बच्चों के साथ, तो उसे देखकर नॉर्मल बच्चे क्या सीखेंगे? क्या वह अपना काम स्वयं कर पाएगी? उसकी वजह से नॉर्मल बच्चे भी परेशान होंगे। क्या उनकी चिंता करना सही था? एक तरह से सही भी था और नहीं भी था। सही इसलिए था कि उसकी वजह से दूसरे बच्चे परेशान होंगे शायद, लेकिन सही इसलिए नहीं था क्योंकि उन्हें चाहिए था कि अगर हम ऐसी अपाहिज और अपंग लड़की की सहायता करेंगे तो वह आगे जाकर कुछ बन सकती है, कुछ लिख सकती है, या फिर अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। ईला की कसीदाकारी में खास बात क्या थी? ईला की कसीदाकारी में खास बात यह थी कि उसने काठियावाड़ के साथ साथ दूसरी जगहों की भी नमूने के बूटे और कसीदाकारी सीख ली थी। उसके एक ही परिधान में तीन तीन जगहों की बूटियां प्रदर्शित होती थी, जैसे काठियावाड़ी, बंगाल की और लखनऊ की। सही के आगे सही का निशान लगाओ। इला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी क्योंकि लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी। क्या इला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना सीख पाती अगर उसके आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते और कुछ करने का मौका नहीं देते? नहीं, ईला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना नहीं सीख पाती अगर उसके आसपास के लोग उसके सभी काम स्वयं कर देते या फिर उसे कुछ करने का मौका नहीं देते। कसीदाकारी इस पाठ में सिलाई कढ़ाई से संबंधित कई शब्द आए हैं, उनकी सूची बनाओ।
ये तो सब तुम स्वयं कर लेना। नीचे दी गई सूची में किन्हीं दो से संबंधित शब्द, संज्ञा और क्रिया दोनों ही इकट्ठा करो। फुटबॉल, बुनाई, बागवानी, पतंगबाजी, ये सब तुम स्वयं कर लेना। आज की हमारी कक्षा यहीं समाप्त होती है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।